Good morning, students. Students, today I am going to discuss with you an important topic of chapter Federalism, class 10th, subject Political Science. Students, our topic is how Federalism, how is Federalism practice? How is Federalism practice? कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि क्या चीज़ इंडिया को फेडरल कंट्री बना रही है। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, हमने वो पढ़ लिया था कि क्या चीज़ें इंडिया को फेडरल कंट्री बना रही हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में, मतलब कि कैसे सक्सेसफुल हुआ फेडरलिज्म इंडिया में। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने से कोई कंट्री में फेडरलिज्म नहीं आ जाता। मतलब कि हमने देखा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि जो फेडरलिज्म के फीचर्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो कर रहे थे। इसका मतलब इंडिया फेडरल कंट्री है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म के फीचर फॉलो करने से कोई कंट्री फेडरल कंट्री नहीं बन जाती। वो एक्चुअली में कैसे प्रैक्टिस कर रही है फेडरलिज्म, वो डिपेंड करता है। तो इंडिया कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रही है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, but these are not sufficient. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. कहते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने से कोई फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं हो जाती। मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने से फेडरलिज्म की सक्सेस नहीं आती, या ये सफिशिएंट नहीं होता कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो फेडरलिज्म प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। सक्सेसफुल होने के लिए फेडरलिज्म डिपेंड करता है कि उस कंट्री का पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है। जैसे कि इंडिया का पॉलिटिक्स का नेचर है डेमोक्रेटिक। हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो रियली सक्सेसफुल हो रहा है इंडिया में। अगेन समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने से कोई फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं हो जाता। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होने से कोई फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं हो जाता। फेडरलिज्म की रियल सक्सेस डिपेंड करती है कि उस कंट्री का पॉलिटिक्स कैसे है। जैसे इंडिया का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, हमने अपने पॉलिटिक्स को डेमोक्रेटिक रखा जिसकी वजह से इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अब हम देखते हैं फेडरलिज्म, इंडिया तो फेडरल कंट्री है, प्रैक्टिस कैसे कर रहा है इंडिया। इंडिया ने डेमोक्रेटिक तरीके से पॉलिटिक्स को फॉलो किया। इस तरीके से हमने क्या किया, कोई भी जो टेस्ट हुए वो हम उसको पास करते रहे। जैसे सबसे बड़ा टेस्ट आया हमारे लिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इंडिया ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स होगी लैंग्वेज के बेस पे स्टेट, इंडिया ने लैंग्वेज के बेस वाला स्टेट वाला टेस्ट जो था वो भी पास कर दिया। तो इसलिए इंडिया में फेडरलिज्म जो है बेटर तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है। देखिए, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। सबसे फर्स्ट और मेजर टेस्ट जो था कंट्री के लिए वो ये था कि लैंग्वेज के बेसों पे स्टेटें बनेंगी तो क्या होगा। मेनी ओल्ड स्टेट्स हैज़ बीन वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स हैज़ बीन क्रिएटेड। बहुत सारी ओल्ड स्टेट जो थी वो ख़त्म कर दी गई और न्यू स्टेट्स बना दी गई। तो आपको पता ही है, लैंग्वेज के बेसों पे स्टेट बनना सबसे फर्स्ट और मेजर टेस्ट था हमारी कंट्री के लिए। तो हमने जब देश आज़ाद हुआ बहुत सारी ओल्ड स्टेट जो थी वो ख़त्म कर दी गई, न्यू स्टेट्स बनाना शुरू कर दी। इन 1947 the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states। तो 1947 में बहुत सारी ओल्ड स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज करके न्यू स्टेट्स बनाना शुरू कर दिया। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट्स। ये इसलिए किया गया कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको सेम स्टेट में रहने दिया जाए। जो लोग सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं उनको सेम स्टेट में रहने दिया जाए। जैसे मैं आपको मैप में बताता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट्स मैप। जैसे जो गुजराती बोलते थे गुजरात में रहेंगे, इस तरीके से हमने क्या किया, पंजाबी पंजाब में रहेंगी। ठीक है, तो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस थी, लैंग्वेज को बेस पे हमने स्टेटें बनाना शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेटें बनी। कुछ स्टेटें जो थी कल्चर के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे, जोग्राफी के बेस पे बनी हुई है। अब बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्चर के बेस पे, इथनिसिटी के बेस पे और जोग्राफी के बेस पे कौन कौन सी स्टेटें बनी हैं। बट नाम याद रखना, नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये 3 स्टेट ऐसी थी जो इथनिसिटी के बेस पे बनी, कल्चर के बेस पे बनी, जोग्राफी के बेस पे बनी। तो कहने का मतलब ये था कि स्टेटें बन रही थी, न्यू स्टेटें बन रही थी, लैंग्वेज के बेस पे बन रही थी।
कल्चर के बेस पे बनी थी, लैंग्वेज के बेस पे बन रही थी। तो लैंग्वेज के बेस पे स्टेटें बना सबसे बड़ा टेस्ट था कंट्री के लिए। तो देखिए, when the demand for formation of the states on the basis of language was raised, some nationalist leaders feared that it would lead to disintegration of the country. अब बहुत सारे नेशनल लीडर्स को ये लग रहा था कि अगर लैंग्वेज के बेसों पे स्टेटें बनना शुरू हुई, जो डिमांड उठ रही है कि लैंग्वेज के बेसों पे स्टेटें बने, अगर ये स्टेटें बनेंगी तो देश में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब ये ना हो कि छोटी छोटी कंट्रियाँ बनना शुरू हो जाएं, सभी लैंग्वेज के बेसों पे स्टेट बनाना शुरू कर देंगे तो कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी। पर आपको याद रखना, डिसइंटीग्रेशन नहीं हुई थी, इससे और ज़्यादा यूनिटी आ गई थी, लोग ज़्यादा यूनाइटेड हो गए थे। क्यों यूनाइटेड हो गए थे? क्योंकि जैसे आपकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज सेम है तो मुझे आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो वैसे ही लैंग्वेज के बेसों पे जो स्टेटें बन रही थी उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो रहा था, मुश्किल नहीं हो रहा था। इसलिए पहला टेस्ट जो था इंडिया ने पास कर दिया कि लैंग्वेज के बेसों पे जो स्टेटें बनाएगी वहाँ पे ज़्यादा यूनिटी दिखी, ज़्यादा लोग यूनाइटेड होकर रह रहे थे और कंट्री में भी यूनिटी आ रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो रहा था। दैट्स वाई गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेटें बननी चाहिए। इवन कि गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए इसको रेसिस्ट भी किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेटें ना बनी, मगर हमारा एक्सपीरियंस शो करता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेटें बनी वो ज़्यादा यूनाइटेड हुई, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हुआ। तो पहला टेस्ट जो था वो इंडिया ने पास कर दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहला टेस्ट पास हो गया। तो इंडिया में फेडरलिज्म ऐसे प्रैक्टिस हुआ। लैंग्वेज का टेस्ट हमने लिंग्विस्टिक स्टेट का टेस्ट हमने पास कर दिया, लिंग्विस्टिक स्टेट का। नेक्स्ट जो टेस्ट आया वो लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर आया कि अब लैंग्वेज कौन सी रखी जाए कंट्री के लिए। तो आपको पता ही है कि हमारी कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंडिया ने लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रही। ध्यान समझिए, द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरलिज्म इज द लैंग्वेज पॉलिसी। सेकेंड टेस्ट जो था वो लैंग्वेज को लेकर था। Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है। ठीक है, हमारे कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इवन कि क्या हुआ था, हिंदी जो है आप कह सकते हो कि मदर टंग है नियर अबाउट 40% लोगों की। इंडिया में 40% लोग जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी को छोड़कर हमारी 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल लैंग्वेज है हिंदी को छोड़ के। अगर हिंदी को भी ऐड कर दी, मतलब हिंदी प्लस 21 शेड्यूल लैंग्वेजेस होगी। अगर हिंदी को ऐड कर दूँ तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। कंट्री की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। हमने क्या किया, एक टाइम पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज आइडेंटिफाई कर दिया गया था। कब? 1965 में। और कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वॉज स्टॉप्ड इन 1965। 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए रोक दिया गया था। तो जो स्टेटें इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं बोल पाती थी तो उन जगहों पे प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ पे क्या शुरू होगी, एक एजिटेशन शुरू होगी कि हिंदी को आपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, मगर इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मत रोको। जो नॉन हिंदी स्टेट्स थी वहाँ पे ज़्यादा वायलेंस होना शुरू होगा, जैसे कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ इस चीज़ को लेकर कि नहीं, हिंदी चाहे आप ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कोई इशू नहीं है, पर इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मत रोको। फिर बाद में गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ हिंदी अलॉन्ग विद यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज़। तो हमने क्या कर दिया, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज़ देखी कि कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी अगर हम क्या करेंगे, हिंदी को ज़बरदस्ती इम्पोज कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी दो लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल कंट्री की, हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। ऐसे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं कंट्री की, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश। हिंदी की ऐसा नहीं कि प्रमोशन रुक गई, हिंदी की प्रमोशन अभी भी की जा रही है। ठीक है, हिंदी की प्रमोशन अभी भी की जा रही है। प्रमोशन का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को ज़बरदस्ती हिंदी बोलने के लिए कहेंगे। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी कंट्री की, हम किसी को ज़बरदस्ती हिंदी बोलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हिंदी की प्रमोशन चल रही है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंटर कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस।
प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता कि जिन जिन जगहों पे हिंदी नहीं बोली जा रही वहाँ पर ज़बरदस्ती हिंदी बुलाई जाए, ऐसा नहीं है। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज़ को लेकर कि जो है लैंग्वेज को लेकर हम बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए हमने 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस रखी, स्टेट की अपनी अपनी शेड्यूल लैंग्वेजेस बना दी। इसलिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने ये बड़ा अच्छी तरीके से टेस्ट पास किया लैंग्वेज वाला। तो हम कहते हैं लैंग्वेज का टेस्ट भी हमने पास कर दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑप्शनल पर्पज़ के लिए रखकर। थर्ड जो टेस्ट था बेटा, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किए जाएं, क्योंकि एज यू नो 1990 से पहले ना सिर्फ एक ही सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो गवर्नमेंट फॉर्म करती थी सेंटर में, तो वही पूरे देश को चलाती थी। अब स्टेट पार्टीज नहीं होती थी, या होती भी होंगी इतनी सीटें नहीं मिलती होंगी। फिर 1990 के बाद क्या हुआ, जो रीजनल पार्टीज थी उनका ग्रोथ होना शुरू हुई, उन्होंने भी सीट्स निकालना शुरू की। अब आप देखोगे कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो किसी की हेल्प लिए बिना सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। तो इसका मतलब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्ट्रांग होना शुरू हुए थे 1990s के बाद। तो देखिए, restructuring the center state relation is one more way in which the federalism has been strengthened in practice। तो रीस्ट्रक्चर किया गया सेंटर स्टेट रिलेशन को कि फेडरलिज्म को अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन मिले। इन 1990s देयर वाज द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्री। तो 1990s में मैंने बताया बहुत सारी रीजनल पार्टीज जो थी उनकी ग्रोथ हो रही थी, वो राइज कर रहे थे। जैसे जे की एग्जांपल लें तो पीडीपी होगी, एनसी होगी, ठीक है, तो इनकी भी ग्रोथ हो रही थी। दिस वॉज ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट द क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। द मेजर नेशनल पार्टीज हैड लेड टू एंटर इनटू द अलायंस विद मेनी पार्टीज। तो मैंने बताया था 1990s के टाइम पर कोई भी रीजनल पार्टी ऐसी नहीं थी, कोई भी सेंटर में ऐसी पार्टी नहीं थी कि जो सिंगल गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। उनको अलायंस आना पड़ता था, मतलब किसी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना पड़ता था। तो स्टेट पार्टीज जो थी उनको हेल्प कर रही थी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे उनसे वो अलायंस बनाकर अपनी जो गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे, क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं आ पा रही थी सिंगल पार्टी से, तो इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ। दिस लेड टू बी न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसी से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग का एक नया कल्चर शुरू हुआ और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनकी भी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट मिली। तो दस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो हम कह सकते हैं फेडरल पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव आज के टाइम पर, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हुए हैं। जो कि देश के बाद इतना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इतनी अच्छी स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशनशिप नहीं थे, मगर अब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हुए हैं 1990s के बाद। और इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। तो इसलिए पावर शेयरिंग मोर इफेक्टिव हो गया आज के टाइम पर, पहले इतनी इफेक्टिव नहीं थी। मतलब हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे ज़्यादा इफेक्टिव अब हो चुकी हुई है। सो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वाला टेस्ट भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास कर दिया। मतलब फेडरलिज्म प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडिया में। सो हम कह सकते हैं फेडरलिज्म इस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस किया गया। आई होप ये क्वेश्चन से बच्चों को समझ आया होगा। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन भी बोर्ड में आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।